हाँ जी, लेट अस स्टार्ट विद एएस नंबर 2 दैट इज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। थोड़ा सा स्टैंडर्ड बेटा बड़ा है पर ये मेनली प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड में से आ रहा है। चांसेस ऑफ कमिंग ऑफ द क्वेश्चन इन द एग्जाम फ्रॉम दिस स्टैंडर्ड इज हाईली प्रोबेबल, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन भी थोड़े ज्यादा बनते हैं आपके पास। नाउ स्टैंडर्ड का नाम ही क्या है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो हमें यहाँ पे दो वर्ड्स को समझना है, पहले इन्वेंट्री क्या है और फिर उसको वैल्यू कैसे करना। मेन स्टैंडर्ड पूरा वैल्यूएशन के बारे में बताएगा कि इन्वेंट्री को निकालना कैसे है। तो जैसे ही हम बेटा इन्वेंट्री की बात करते हैं, इन्वेंट्री को हम सरल भाषा में वैसे स्टॉक भी बोल देते हैं, ठीक है ना। हम यहां पे इन्वेंट्री को डिटरमिन करते हैं कि हमारा जो एंटिटी है वो क्या काम कर रही है, क्या वो मैन्युफैक्चरर है, क्या वो ट्रेडर है। अब मैन्युफैक्चरर कौन है, जो कोई रॉ मटेरियल खरीद के फिनिश गुड बना रहा है। लेट से मैं शुगर केन खरीद रहा हूं और गन्ना खरीद रहा हूं और उससे चीनी बना रहा हूं, शुगर बना रहा हूं, तो आई एम अ मैन्युफैक्चरर बिकॉज आई एम परचेजिंग सम रॉ मटेरियल एंड आई एम कन्वर्टिंग इट टू द फिनिश गुड्स एंड शुगर, और फिर वो बेच रहा हूं। तो इसके पास तीन प्रकार की इन्वेंट्री होती है, वन इज रॉ मटेरियल, वन इज WIP एंड वन इज फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। और जो ट्रेडर है उसके पास एक ही प्रकार के होते हैं, दैट इज स्टॉक इन ट्रेड। जनरली आप लोग वर्ड यूज कर देते हैं फिनिश गुड्स, बट इट इज एक्चुअली टर्म्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। तो अगर मैं मैन्युफैक्चरर के नजरिए से बात करूं, तीन प्रकार की इन्वेंट्री कैसे पड़ी होगी उसका ईयर एंड पे। अब जितना शुगर केन, टेकिंग दैट एग्जांपल होने, जितना शुगर केन उसके पास ईयर एंड में बचा रह गया जो मशीनों में डला ही नहीं, वो भी इन्वेंट्री होगी रॉ मटेरियल। WIP क्या है, मेरे शुगर केन से चीनी बनने में हफ्ता लगता है, तो जितना गन्ना मैंने मशीनों में लास्ट 5-6 दिन में डाला होगा वो ना तो शुगर केन है और ना ही वो चीनी बनी, शुगर बनी, तो वो किस में कहलाया जाएगा, WIP में। वेदर वो 10% कंप्लीट है, वेदर वो 90% कंप्लीट है, पर वो है तो वर्क इन प्रोग्रेस। और लास्ट आ गया फिनिश गुड, जितनी शुगर बन गई पर अब तक बिकी नहीं, शुगर की बोरियां बन तो गई है पर जो ना सारी बिकी गई होगी, तो जो फिनिश गुड पड़ा है हमारे गोडाउन में, तो तीन प्रकार का स्टॉक हो गया। एंड ट्रेडर क्या है, लेट से जो चीनी खरीद के बेचता है उसके लिए वो तो ट्रेडर है, क्योंकि वो तो सिर्फ अपना प्रॉफिट ऐड करता है। लेट से 30 रुपीज kg शुगर खरीदता है, 35 रुपीज kg शुगर बेच देता है आगे लोगों को, जो रिटेलर्स वगैरह हमारे होते हैं। तो उसके बाद जितनी चीनी पड़ी है वो तो उसके लिए सिंपली क्या, स्टॉक इन ट्रेड। सो अब ऐसा भी हो सकता है सिंपली कि जो गन्ना खरीद के बेच रहा है वो भी ट्रेडर है, जो शुगर खरीद के बेच रहा है वो भी ट्रेडर है, तो उसके लिए स्टॉक क्या होगा, सिंपली स्टॉक इन ट्रेड। अब ये नहीं बोल सकते ना फिनिश गुड्स, मतलब यूज कर सकते हो। फॉर अ मैन्युफैक्चरर तो तीन हो गए, फॉर अ ट्रेडर ही कैन बी ट्रेडर इन सर्टेन गुड जो किसी के लिए रॉ मटेरियल है, और ही कैन बी ट्रेडर इन दैट गुड जो किसी के लिए फिनिश गुड्स है। तो ये चीज आपके पास आ गई हमारे पास एंटिटीज के बेस पे। एक चीज और ऐड होती है वो मैं बात करूंगा। तो इन्वेंट्री का मतलब क्या, दीज आर दी एसेट्स which are held for sale in the ordinary course of business, that is the finished goods, या stock in the trader के पॉइंट से, या in the process of production है मतलब WIP, या in the form of material supplies है which is raw material, stores and spares। stores and spares पे एक छोटी सी चीज आती है, when we go and read AS10 there is a AS10 property plant equipment। तो जो stores and spare parts होते हैं, जो मशीनों के पार्ट्स पड़े हमारे स्पेयर पार्ट्स है, तो वहां पर क्या वो मेरा स्टॉक है या वो मेरा फिक्स एसेट है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। तो उसके लिए AS10 में बात क्लियर लिख दी। अगर तो वो वहां पे जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मतलब फिक्स एसेट की डेफिनेशन दी है, अगर वो उससे फुलफिल कर देगा तो वो AS10 के अंदर कवर हो जाएगा। अगर वो कवर नहीं करेगा तो वो इन्वेंट्री के अंदर कवर होगा। मतलब वो वहां पे जाके बात करेंगे कि इन्वेंट्रीज डू नॉट इंक्लूड स्पेयर पार्ट्स, सर्विसिंग इक्विपमेंट एंड स्टैंड बाय इक्विपमेंट। जो डेफिनेशन मीट कर देता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के एज पर AS10, क्योंकि उनकी अकाउंटिंग AS10 बताता है। तो स्पेयर पार्ट्स वगैरह हम ये नहीं बोल सकते जनरल कि जो लूज टूल्स पड़े, मशीनों के पार्ट्स वगैरह पड़े बेटा कि वो इन्वेंट्री है। नो, वी हैव टू चेक वेदर दे आर फुलफिलिंग द डेफिनेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मतलब फिक्स एसेट और नॉट। फुलफिल कर रहे हैं तो AS10 लग गया, नहीं फुलफिल कर रहे तो इन्वेंट्री लग गया। कॉमन क्लासिफिकेशन इज द बेसिक, वही चीजें लिखी है, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स वगैरह। नॉन एप्लीकेबिलिटी मतलब स्टैंडर्ड कहां कहां अप्लाई नहीं होता, वो सिंपल सी एक चीज आ रही है, जिन मुद्दों के ऊपर अलग से स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं उन पे ये AS लागू नहीं होगा। लाइक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, जो ठेकेदार है किसी के लिए बिल्डिंग बना रहा है, तो जो बिल्डिंग अभी बनी बची है आपके पास जो है जो बन रही है, वो ऑब्वियसली उस पे AS, क्योंकि उसके लिए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट AS7 आता है। मतलब ये ऐसे स्टैंडर्ड्स है, कुछ आपके यहाँ पे सिलेबस में, कुछ वैसे ग्रुप 2 में आप कवर करते हैं, ठीक है। तो वो वाले स्टैंडर्ड्स जिनके लिए अलग से बने हुए सिंपली टू से, उनके लिए ये AS लागू नहीं होगा। या सर्विस प्रोवाइडर्स की WIP, या शेयर डिवेंचर्स जिन्हें हमने हेल्ड एज स्टॉक रखा है अगर हम काम ही उसमें कर रहे हैं,
या प्रोड्यूसर की इन्वेंटरी ऑफ लाइफ स्टॉक एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस। नाउ मेन कम्स हमारे पास ये आ गया वैल्यूएशन। सो देयर इज अ पैरा नंबर। नाउ जस्ट लाइक एक्ट्स के अंदर, लॉ में, टैक्स में आप सेक्शंस पढ़ते हैं, वैसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर है बेटा कुछ पैरा नंबर्स। वहां पे एक्ट के अंदर सेक्शन होता है, यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर है पैरा नंबर। सो हमें कुछ पैरा नंबर्स याद रखने हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इन द एग्जाम इट गिव्स एन एज ओवर द अदर स्टूडेंट्स, क्योंकि हम वही पैरा नंबर्स अपने पास याद रखेंगे अंडर द डिफरेंट स्टैंडर्ड्स जो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, जो हमें लगता है कि ज्यादातर यूज होते हैं इन द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जिनके फिर हमें एडिशनल मार्क्स भी मिलते हैं, मतलब एग्जामिनर रखता है उसके कई बार, ठीक है ना, बिकॉज दीज आर द कॉमन पैरा नंबर। हम सारे नहीं याद करेंगे, ठीक है। तो पैरा 5 इज द मेन वैल्यूएशन प्रिंसिपल। वो बोलते हैं इन्वेंटरी को किस पे दिखाते हैं, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। आप जनरली वैसे इस चीज को पढ़ते आ रहे हैं अपने पास +1 से, जब भी आप स्टॉक वैल्यूएशन पढ़ते हैं आप, बट उसे एनआरवी को कई बार रिप्लेस कर देते हैं विद द वर्ड मार्केट वैल्यू, बट देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस इन द टू, वो हम सीख जाएंगे अभी स्टैंडर्ड के में। सो ये क्यों बना प्रिंसिपल, अगर मैंने कोई चीज खरीदी 200 रुपए पे है और आज उसका मार्केट प्राइस, जो ईयर एंड पे मैं मार्केट प्राइस ही चलो बोल देता हूं, एनआरवी वो 250 है, तो मैं उसे कितने पे दिखाऊंगा बेटा, 200 पे, क्योंकि कॉस्ट कम है प्रिंसिपल। अब 50 का आज वो ज्यादा में बिकेगी ना, तो 50 का प्रॉफिट होगा, पर वो प्रॉफिट होगा कब, जब बेचूंगा। आज तो वो मेरे पास ही पड़ी है, तो मैं प्रॉफिट, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं कर रहा। पर अगर आज उसकी मार्केट वैल्यू 180 है एनआरवी और कॉस्ट 200 है, तो मैं 20 का लॉस रिकॉर्ड कर रहा हूं उसे 180 पे दिखा के, क्योंकि 200 की चीज को खरीदे 20। अब अगले साल क्या होगा, अगर उसे 180 दिखा दूंगा तो 20 का लॉस ऑटोमेटिकली बुक हो गया, क्योंकि खरीदी 200 में, क्लोजिंग में 180 लूंगा तो 20 का लॉस। अब अगले साल क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक डलेगा 180, बेचूंगा 180 पे, तो लॉस अगले साल बुक नहीं हुआ, इसी साल कम पे दिखाने से लॉस बुक हो गया। तो हमारा ये जो प्रिंसिपल बना है ओनली ऑन द बेस ऑफ कंजर्वेटिज्म बना है। कंजर्वेटिज्म का मतलब प्रोवाइड फॉर द पॉसिबल लॉसेस, उसकी वजह से ये प्रिंसिपल बना है लोअर का, ठीक है ना। अब दो चीजें सीखनी है, कॉस्ट में क्या क्या आएगा, कॉस्ट में क्या क्या आएगा, और एनआरवी कैसे निकलेगी। तो कॉस्ट में कहते हैं कॉस्ट निकालने के लिए 3 चीजें देखनी है, परचेज कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट और कुछ है अदर कॉस्ट which are incurred in bringing the inventory to their present location and condition। परचेज कॉस्ट कहते हैं परचेज कॉस्ट में क्या क्या चीज आती है, बेसिक परचेज प्राइस कितने, मैं जब गुड्स खरीद रहा हूं तो एक तो उसकी बेसिक कॉस्ट है कितने की पड़ रही है, प्लस ड्यूटीज टैक्सेस नॉन रिफंडेबल। आप टैक्सेस ड्यूटीज वही ऐड करते हैं जो भी जीएसटी लग रहा है, पहले एक्साइज वैट होता था, वही ऐड करेंगे जिनका आपको बेटा क्रेडिट नहीं मिल रहा। जिनका हमें क्रेडिट मिल जाता है व्हेन यू स्टडी द टैक्स लॉस, वो आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता। जिसका बेनिफिट नहीं मिलना, रिफंडेबल नहीं है, वही ऐड होंगे। फिर जो भी आने का भाड़ा लगा फ्रेट इनवर्ड, वो भी उसी कॉस्ट में ऐड होगा। फिर जो भी और कोई खर्चा लगा जो उससे रिलेटेड है, लाइक अनलोडिंग, लोडिंग का खर्चा, मतलब मेरे जगह प्रीमिसेस तक पहुंचने तक, मेरे गोडाउन तक पहुंचने तक जो भी खर्चा है उसका, वो सारा ऐड किया जाएगा। और अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट रिबेट है वो ऑब्वियसली माइनस हो जाएगा। वैसे तो ट्रेड डिस्काउंट रिबेट इसी में से माइनस हो जाना चाहिए था। अगर मेरे को वो कह रहा है 100 रुपए की चीज है, मैं कहता हूं नहीं मैं आपसे 1 लाख किलो खरीदूंगा सामान, वो कहता है जी ठीक है आपको 10 रुपए पर केजी डिस्काउंट देता हूं, आप इतने गुड्स खरीद रहे हो, तो मेरे लिए तो कॉस्ट 90 रुपए ही रहेगी ना। तो इफेक्टिवली मेरी बेसिक कॉस्ट में मैं 90 लिख दूंगा, या मैं ऊपर 100 लिख के 10 माइनस कर देता हूं। तो ट्रेड डिस्काउंट रिबेट को तो हमेशा कॉस्ट से क्या कर देते हो, माइनस कर देते हो। तो वो आगे मेरी खरीदने की कॉस्ट, ये मेरी आगे खरीदने की कॉस्ट, ये रॉ मटेरियल की जो खरीदा। अब रॉ मटेरियल से अगर फिनिश गुड्स बना रहे हो बेटा, तो बनाने का खर्चा भी तो आएगा, विच इज योर प्योर कॉस्टिंग सब्जेक्ट। ये स्टैंडर्ड इज एक्चुअली काइंड ऑफ आप कॉस्टिंग में जो पढ़ते हैं ना वही चीजें है। तो कन्वर्जन कॉस्ट, बनाने का खर्चा। अब बनाने के खर्चे में क्या क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट विच इज द लेबर कॉस्ट, जो लेबर लगी हुई है वो लेबर का खर्चा आ गया। अलग अलग मेथड सीखते हैं, टाइम रेट, पीस रेट, अलग अलग तरीके होते हैं, तनख्वाह किस तरीके से देखे, वेजिस, वेजिस इज योर मेन कॉस्ट आ गई, दैट इज द एक्चुअल्स। और एक आगे इनडायरेक्ट खर्चे, जो खर्चे लग तो रहे डायरेक्टली प्रोडक्ट को बनाने में, इनडायरेक्टली लग रहे हैं। लाइक फिक्स कुछ होते हैं, फिक्स ओवरहेड्स, और कुछ होते हैं वेरिएबल। फिक्स वो है जो लगने ही लगने हैं इररिस्पेक्टिव प्रोडक्शन कितनी हो, लाइक फैक्ट्री का रेंट है, दैट इज अ फिक्स ओवरहेड, ठीक है ना, बिकॉज वो फिक्स है इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। कुछ होते हैं वेरिएबल आपका, जो ऑन दी नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बने उसके हिसाब से लग रहे हैं, पैकेजिंग वगैरह का खर्चा आपका, ऑयलिंग वगैरह, मतलब कुछ ऐसे खर्चे जो वेरी कर रहे हैं ऑन दी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। तो वो एक्चुअल्स आ गए। फिक्स ओवरहेड्स में वो बोलता है यहाँ पे स्टैंडर्ड कि हमने उसकी जो रिकवरी करनी है वो ऑन दी बेसिस ऑफ करनी है टोटल कितना खर्चा लगा डिवाइडेड बाय नॉर्मल या एक्चुअल प्रोडक्शन, व्हिचएवर इज हायर।
जैसे इन द ओवरहेड्स टॉपिक जब आप कॉस्टिंग करते हैं, देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ ओवर एब्जॉर्प्शन एंड अंडर एब्जॉर्प्शन, कि हमने कितने किए और कितने एब्जॉर्ब हो पाए। सो इस वजह से यहाँ पे आपके वो बोल रहे हैं, हमने सिंपली याद रखना है, वो जनरली क्या देखा, लेट्स से फिक्स ओवरहेड्स का मेरा खर्चा 15 लाख साल का, और आई एक्सपेक्ट कि मैं जो यूनिट्स बनाऊंगा 15,000 बनाऊंगा, 15 लाख का खर्चा और यूनिट्स कितने बनाऊंगा 15,000, एक्चुअल नहीं बता रहा लेट्स से क्वेश्चन, तो मैं सिंपली क्या बोलूंगा, अगर मेरे 50 यूनिट बने तो मैं सिंपली बोल दूंगा 15 लाख डिवाइड बाय 15,000 लगना था, तो मैं 100 रुपए पर यूनिट एलोकेट कर रहा हूं, 100 रुपए पर यूनिट फिक्स ओवरहेड्स का खर्चा भी एलोकेट कर रहा हूं ऑन माई टोटल कॉस्टिंग ना। तो वो इस वजह से बोल दिया। अगर नॉर्मल और एक्चुअल प्रोडक्शन दोनों दे देगा तो हायर ले लूंगा, जनरली इन द क्वेश्चंस वो आपको हमेशा नॉर्मल प्रोडक्शन देगा, तो यहां लिखा वही है, अगर एक्चुअल नॉर्मल से ज्यादा है तो एक्चुअल ले लो, और अगर एक्चुअल नॉर्मल से कम है तो नॉर्मल ले लो। वो यहां पे मैंने चीज क्लियर ही कर दी, दोनों में से जो हायर है उसके हिसाब से रिकवरी रेट निकाल लोगे आप अपने पास। पहला आया खरीदने का खर्चा, दूसरा आया बनाने का खर्चा, पहला खरीदने का, दूसरा बनाने का, कन्वर्जन का खर्चा। अभी कन्वर्जन में और बात करेंगे। इसमें तीसरी आती है बेटा अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट है जो और कोई खर्चा लगा उस इन्वेंट्री को लोकेशन कंडीशन में लाने तक, बेचने से पहले तक। अदर कॉस्ट ओनली टू द एक्सटेंट दे आर इंकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, लाइक डिजाइनिंग का खर्चा फॉर स्पेसिफिक कस्टमर्स। कोई कस्टमर ने स्पेसिफिकली बोला कि मेरे प्रोडक्ट के लिए तो भैया ये डिजाइन करवा के देना, तो ये खर्चा उसके लिए स्पेसिफिकली कराना पड़ा ना, तो प्रोडक्ट को उस तरीके से शेप लाने के लिए एक्स्ट्रा खर्चा लगा ताकि वो उस लोकेशन कंडीशन में आ सके जिससे कस्टमर खरीद सके, तो इसलिए वो कॉस्ट पे ऐड हो जाएगी। या जैसे कंसाइनमेंट का चैप्टर करते हैं, लेट्स से ए कंसाइनर है बेटा, उसने बी कंसाइनी को गुड भेजे। अब जब हम वहां पे सीखते ऑफ कंसाइनमेंट, हम बोलते हैं जो इसके पास स्टॉक पड़ा है, बी के पास, कंसाइनी के पास, ईयर एंड पे कंसाइनी के पास जो स्टॉक बचा है उसकी स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे निकालते हो? आप बोलते हो बेसिक गुड्स की कॉस्ट, कंसाइनर के सारे खर्चे, और कंसाइनी के क्या बोलते हैं जो गोडाउन में पहुंचने से पहले तक लगे, तो वो सारे खर्चे आ गए ना जो उस गुड्स को लोकेशन कंडीशन में लाने तक के लिए लगे। जितने भी खर्चे हम बोलते हैं उसके गोडाउन में पहुंचने से पहले तक है, वो सारे खर्चे उसकी कॉस्ट में ऐड किए जाएंगे। ठीक है ना, जनरल बात है, आपको जो याद रखने वो परचेज कॉस्ट और लेबर कॉस्ट वगैरह ये चीज आ रही है। फिर कहता है स्टैंडर्ड, कुछ चीजों को एक्सक्लूड किया जाता है, कुछ चीजों को एक्सक्लूड किया जाता है फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, तो दैट इज गिवन इन पैरा 13, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट पैरा। पैरा 5 याद रखना है जो प्रिंसिपल है, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। अभी हम कॉस्ट सीख रहे हैं, कॉस्ट में सीखा क्या क्या आएगा, अब बताने जा रहा है कॉस्ट में क्या क्या चीजें नहीं लेनी। ये सारी बेटा वही चीजें हैं, मैं ध्यान से बोलूं अगर, जिन चीजों को आप नॉर्मल सिनेरियो में पीएनएल में डालती हो। मैंने क्या बोला? जो पीएनएल। अल्टीमेटली बेटा अगर हम थोड़ा सा सोचे, हमारा सारे का सारा ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट जो बना है वो स्टैंडर्ड के ऊपर ही बना है। जो मेरा सारा ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बना है वो सारा स्टैंडर्ड के बेस पे बना है। जिन चीजों को मैं ट्रेडिंग अकाउंट में डालता हूं इसका मतलब उन्हें मैं कॉस्ट का पार्ट बना रहा हूं। जिन चीजों को मैं पीएनएल में डाल रहा हूं वो मेरा कॉस्ट का पार्ट नहीं है, क्योंकि उन चीजों को अगर पीएनएल में डाल दूंगा तो वो कॉस्ट का पार्ट बनने से मेरा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाएगी और मेरा प्रॉफिट फर्क पड़ जाएगा। तो ये चीजों को क्यों पीएनएल में डाल रहा हूं? क्योंकि स्टैंडर्ड ने कहा, AS2 ने, कि ये चीजें मेरी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट नहीं है, तो नहीं लेनी। लाइक एबनॉर्मल वेस्टेज जो हो रही है, एबनॉर्मल लॉस जो हो रहा है, आप उसको ट्रेडिंग में तो सिर्फ बाहर करते हो पर अल्टीमेटली लॉस का मुकर है पीएनएल में। स्टोरेज का खर्चा आपका आ रहा है, गोडाउन करेंट, अनलेस वो नेसेसरी है। कुछ चीजों का बोलते हैं भाई अगर डिपेंडिंग अपॉन दी प्रोडक्ट, लेट्स से मेरा प्रोडक्ट है ए, वो बनकर तैयार हो जाता है बट वो अभी पार्शली है, वो तब तक कंप्लीट नहीं बनता जब तक मैं लेट्स से उसे एक रेफ्रिजरेटर में 1 महीने के लिए नहीं रख देता। मतलब तब तक वो पूरा तैयार नहीं है, वो पार्टली है, वो WIP अभी, पर उसको बनाने के लिए मुझे उसे स्टोर करके रखना जरूरी है। उस केस में जो स्टोरेज का खर्चा है क्या उसके प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट है? यस, क्योंकि जब मैं उसे स्टोर नहीं करूंगा 1 महीना, जब तक वो ढंग से उस इन्वायरमेंट में स्टोर नहीं रहेगा, उस टेम्परेचर के अंदर, उस कमरे के अंदर, तब तक वो प्रोडक्ट मेरा बनेगा ही नहीं, पूरा कंप्लीट ही नहीं होगा। तो उस केस में स्टोरेज का खर्चा उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, फिर वो कॉस्ट का पार्ट हो गया, फिर वो कॉस्ट का पार्ट हो गया। पर अगर मेरा प्रोडक्ट बन चुका है, उसके बनने के बाद गोडाउन में रखा है, फिर वो स्टोरेज का खर्चा उसको बनाने के लिए थोड़ी ना, तो फिर वो कॉस्ट का पार्ट थोड़ी ना होगा। रेंट जो होता है नॉर्मल। एडमिन ओवरहेड्स दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू ब्रिंगिंग द इन्वेंटरी टू योर प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन, जो उससे डायरेक्टली लिंक नहीं है, नॉर्मल प्रिंटिंग स्टेशन के, ऑफिस वगैरह के खर्चे, ऑफिस के एम्प्लॉइज की सैलरी से, ये सारी चीजें आप कहां डालते हो? पीएनएल में।
सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा हैज नथिंग टू डू विद द प्रोडक्शन। देन इंटरेस्ट एंड द अदर बोरिंग कॉस्ट, जो आपने बैंक से कहीं लोन लिया उसका ब्याज, ये यूजुअली कंसीडर्ड एज नॉट रिलेटिंग टू ब्रिंगिंग द इन्वेंटरी टू देयर प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन है, एंड इसलिए वो यूजुअली कॉस्ट का पार्ट, मतलब जो बैंक से लोन लिया उसका जो ब्याज वगैरह वो मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट जो आ रहा है वो मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी से जुड़ा हुआ नहीं है, फाइनेंशियल कॉस्ट है, इस वजह से उसे नहीं लेते। यूजुअली वर्ड इसलिए लिखा है बिकॉज उसकी एक एक्सेप्शन है, इस पॉइंट की एक एक्सेप्शन है, पूरे का पूरा स्टैंडर्ड करते हैं हम लोग आगे जाके एएस नंबर 16। वो स्टैंडर्ड ये बताता है किस केस में हम इसको कॉस्ट ऑफ द इन्वेंटरी में ऐड कर देंगे, ब्याज जो लोन ले रखा है हमने किस केस में ऐड कर देंगे। नॉर्मल सिनेरियो में लोन जो मैंने लिया हुआ है उसका ब्याज हमेशा पीएनएल में ही डलता है, वो कॉस्ट ऑफ द इन्वेंटरी का पार्ट नहीं होगा। तो हमारी कौन कौन सी चीजें एक्सक्लूड हो गई, एबनॉर्मल लॉस हो गया, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हो गया, आपके पास एडमिन ओवरहेड्स हो गए, आपके पास स्टोरेज का खर्चा हो गया और इंटरेस्ट कॉस्ट हो गई, ठीक है ना। देन हमारे कॉस्ट कौन सी कॉस्ट फॉर्मूला दे रखे हैं, कहते हैं आपके पास अब रॉ मटेरियल है, तो अब रॉ मटेरियल के अंदर हम उसे ईयर एंड पे जितना रॉ मटेरियल बचा है अब उसकी वैल्यूएशन जब करनी है तो मैं मेथड्स कौन से निकालता हूं कॉस्ट को डिटरमिन करने के लिए। तो कहता है हम ये चेक करते हैं क्या आपके आइटम्स आपस में मिक्स हो सकती है कि नहीं हो सकती। लेट से आप जो बिजनेस करते हैं, आप एक ऑटोमोबाइल डीलर है और आपका चेसिस आती है, आप कंपनी बेसिकली चेसिस आती है, इंजन जो आता है, और उसके बाद आप उस पर पूरी बनाते हो बॉडी और फिर गाड़ी बन के बेच देती है, चली जाती है। अब ईयर एंड पे चेसिस पड़ी होगी कुछ गोडाउन में, अब मेरे पास जब चेसिस आई होगी बेटा, हर चेसी का अपना एक यूनिक नंबर होता है, हर चेसी का अपना एक यूनिक नंबर है। मैंने पूरे साल में 15 चेसिस खरीदी, अलग अलग महीनों में खरीदी, अलग अलग रेट पे खरीदी, ईयर एंड पे 3 चेसिस बच गई। अब मुझे ये जानना है वो कौन सी वाली। अब फीफो वेटेड एवरेज क्या बोलते हैं, जो पहले है वो पहले गोडाउन से निकल गया, वो उन केसेस में है जहां हर आइटम एक जैसी थी दिखने में, मुझे पता ही नहीं है कब आई कब, क्योंकि एक गोडाउन में आ रही है जा रही है। अब जो 3 चेसी बची है उनके नंबर ऊपर लिखे होंगे कौन कौन से नंबर के, और मुझे पता होगा एक वो बची जो मई में खरीदी थी, एक वो बची जो सितंबर में खरीदी थी, एक वो बची जो फरवरी में खरीदी थी। तो जहां पर आइटम जो खरीदी जा रही है वो आपस में मिक्स ही नहीं हो सकती, हर आइटम अपने आप में यूनिक है, भिन्न है, डिफरेंशिएशन है, तो उस केस में मेथड लगाओ स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। भाई स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन का मतलब है जो आइटम बची है उसको जितने में खरीदा उसकी ओरिजिनल एक्चुअल कॉस्ट निकल आएगी ना। तो ये किस लगेगा, जब आइटम्स आपस में मिक्स नहीं हो सकती, पर जब आइटम्स आपस में मिक्स हो सकती है फिर वहां स्टैंडर्ड परमिट करता है फीफो या वेटेड एवरेज। लीफो इस स्टैंडर्ड के द्वारा अलाउड नहीं है, हमारा लीफो इज नॉट अलाउड बाय AS2। फीफो का मतलब जो गोडाउन में सबसे पहले है वही बाहर गया, इसका मतलब जो बचा है वो सबसे नए वाला सामान पड़ा है, वो सबसे जो लेटेस्ट खरीदा था वो पड़ा होगा। और वेटेड एवरेज का मतलब हो गया एवरेजिंग ऑफ द कॉस्ट कर दी, हमने कोई रेलिवेंस नहीं दिया, जो पहले आया पहले क्या, हमारे लिए एवरेजिंग होती जा रही है, ठीक है ना, वो चीज आ गई। फिर जो टॉपिक 20 में छोड़ रहा हूं उन पर बाद में आऊंगा। अगली चीज आती है बेटा NRV, वी नो हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट। कॉस्ट हैज 3 कंपोनेंट्स, खरीदने का खर्चा, कन्वर्जन का खर्चा और अदर कॉस्ट। कुछ चीजें ऐसी थी जो कॉस्ट का पार्ट नहीं थी, और फिर हमने बात करी कि कॉस्ट रॉ मटेरियल की में मेथड्स कौन कौन से दिए हुए। अगली मुद्दा आता है NRV, दैट इज नेट रियल वैल्यू, जिसे आप जनरली में क्या बोलते हो, मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस। जो निकालने का तरीका वही है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड, कहते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस करेंगे। लेट से आप जब बेचते हो तो आपने एक ब्रोकर रखा हुआ है, वो आपसे जब भी बेचते हो ना 2% कमीशन लेता है। तो उस केस में मैं अगर चीज मेरी मार्केट में बिकेगी 1000 रुपए की, तो 2% के हिसाब से 20 रुपए तो ब्रोकर ही ले जाएगा ना, तो मेरे लिए तो जेब में कितना बचेगा 980। तो मैं NRV कितनी लूंगा 980, जो खर्चा बेचने के समय लगेगा उसकी एस्टिमेशन माइनस कर दी, माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन का मतलब ये आपके पास आ रहा है, अगर मेरा प्रोडक्ट पार्शियली कंप्लीट है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड विद मी। लेट से एक मेरा प्रोडक्ट 100% कंप्लीट है, ये जब पूरा बन चुका है तो इसकी कॉस्ट लग चुकी है लेट से 500 रुपए, और इसकी आज की जो NRV है लेट से सेलिंग प्राइस 600 है और 30 रुपए का खर्चा बेचने में लगेगा। क्या अभी इस प्रोडक्ट ने और बनना है? नहीं बनना, क्योंकि पूरा बन चुका है, 100% कंप्लीट है ना मेरा प्रोडक्ट।
तो मैं सिंपली बोल दूंगा इसके एनआरवी कितनी है 570। 100% बने हुए प्रोडक्ट की कॉस्ट पता है, 100% प्रोडक्ट जब बिकेगा मार्केट में पता है कितने रुपए जेब में आएंगे, 600 में से 30 कट के 570 आएंगे, तो आई कैन वैल्यू इट। नाउ कम्स अ प्रॉब्लम जब प्रोडक्ट ही 80% बना है। अब जो कॉस्ट पता है मुझे, लेट से कॉस्ट बनी 400 रुपए, ये कितने परसेंट प्रोडक्ट की है 80%। अब जब एनआरवी निकालनी है बेटा, तो उसमें जो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है, लेट से बिकेगा 600 का, अब वो 80% प्रोडक्ट बिकेगा, 100% प्रोडक्ट बिकेगा, 100% बिकेगा, क्योंकि 80% प्रोडक्ट तो बिकना नहीं। जो ये सेलिंग प्राइस है ये तो पूरे कंप्लीटेड प्रोडक्ट की है ना, इसमें से लेट से मेरा 30 रुपए का खर्चा लगना है। अब आई कैन नॉट कंपेयर 400 विद 570, बेसिस ही खराब है। 80% प्रोडक्ट की कॉस्ट को मैं 100% की सेलिंग प्राइस के साथ कंपेयर नहीं कर सकता ना। इस वजह से स्टैंडर्ड ने क्या बोला, आप जितना भी उसमें बनने का खर्चा लगेगा और लेट से उसका बनने का खर्चा 100 रुपए लगेगा, तो आप इसे माइनस कर दो, ताकि बेस सेम हो जाए ना यार। नहीं तो आप कंपैरिजन कैसे करोगे? यू कैन नॉट कंपेयर द कॉस्ट ऑफ अ पार्शियली कंप्लीटेड प्रोडक्ट विद द सेल्स वैल्यू ऑफ अ 100% कंप्लीटेड प्रोडक्ट। दैट्स व्हाई उन्होंने क्या कहा, एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन कर दो। पर ये कब माइनस हो रही होगी, जब प्रोडक्ट पार्शियली कंप्लीट है। और क्यों हो रहा है? ताकि बेसिस सेम हो जाए। मतलब लॉजिक ये है ना आपके पास जो आ रहा है। ये आ गई एनआरवी। कहता है एनआरवी को जब भी देखना है हर बैलेंस शीट डेट पे देख, जो भी है बैलेंस शीट डेट पे। आइटम्स इन्वेंट्रीज को यूजुअली राइट डाउन करना है एनआरवी पे आइटम बाय आइटम बेसिस, दैट इज इंडिविजुअल बेसिस एंड नॉट ऑन दी। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मेरी 3 इन्वेंट्रीज है तो मैं हर इन्वेंट्री का इंडिविजुअली लोअर का प्रिंसिपल लगाऊंगा, इंडिविजुअली रादर देन टोटल का। सो लेट अस अंडरस्टैंड, ये आपका एक छोटा सा मैंने इसलिए यहां एक एग्जांपल क्वेश्चन 1 यही दे रखा है। यहां मैंने लेट सी 2 इन्वेंट्रीज ली, दोनों की कॉस्ट पता है 50-20, टोटल होगी 70, और एनआरवी है 45-24 और टोटल होगी 69। अब मेरे पास टोटल कॉस्ट 70, टोटल एनआरवी 69, तो मेरी लोअर वैल्यू कितनी होगी 69। पर मेरा 69 आंसर इज द रॉन्ग आंसर। ये होता है ग्लोबल बेसिस, टोटल कॉस्ट सारी आइटम्स की, टोटल एनआरवी सारी आइटम की। हमने करना है इंडिविजुअली। इंडिविजुअली का मतलब पहले का कितना बना 45 लोअर, दूसरे का बना 20,000 लोअर, तो कितना आ गया 65। दिस इज माय करेक्ट आंसर। इसे बोलते हैं इंडिविजुअल बेसिस, आइटम बाय आइटम बेसिस। तो हमारे पास वैल्यूएशन क्या करनी है, आइटम बाय आइटम बेसिस करनी है, ना कि ग्लोबल। द आंसर कैन बी सेम ओनली अगर सारे सिनेरियोज में कॉस्ट कम है या सारे सिनेरियोज में एनआरवी कम है, फिर तो दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा। अब जैसे में अगर ये देखोगे तो मैंने पहले केस में एनआरवी का कम रखा, दूसरे में कॉस्ट का कम रखा, तभी तो आंसर वेरी करा ना दोनों में। अगर सारे केस में कॉस्ट कम होती फिर तो चाहे इंडिविजुअली ले लो या टोटल ले लो, आंसर सेम आएगा। बट स्टैंडर्ड ने बड़ा प्रिसाइजली करेक्टली वो सिंपल बात बोल दी, आपने क्या करना है बेटा, आइटम बाय आइटम इंडिविजुअल लेना है, ना कि ग्लोबल लेना है। बड़ी क्लियर बात है। और एक छोटा सा पॉइंट आता है, अगर फर्म या कमिटेड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, फर्म या कमिटेड का मतलब है मार्च का महीना चल रहा है, मेरे पास स्टॉक पड़ा है 10,000 पीस पड़े अभी बिके नहीं। अगर बिकी गए फिर तो इन्वेंट्री नहीं है बेटा, बिकी गए फिर तो इन्वेंट्री नहीं है। अब मेरी किसी के साथ कमिटमेंट हो गई कि मैं तुम्हें ये स्टॉक अप्रैल में बेचूंगा और मार्केट में चाय चल रहा है 100 रुपए, मैं तुम्हें ये 90 रुपए में बेचूंगा। मेरा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि मैं आपको ये गुड्स 90 में सेल करूंगा नेक्स्ट मंथ, क्योंकि अगर इस महीने ही बेच दिए फिर तो इन्वेंट्री नहीं रही ना। मतलब मेरा किसी के साथ कमिटमेंट होगी कि मैं तुम्हें इन गुड्स को इन्हीं रेट पे दूंगा। अब जब ईयर एंड पे मैं लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी लगाऊंगा तो कॉस्ट तो चलो कुछ भी होगी। अब एनआरवी 90 लूंगा कि 100 लूंगा, वो कहता है 90 लूंगा, क्योंकि ये स्टॉक मुझे पता है किसको बेचना है, एक पर्टिकुलर पर्सन को, और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कितने में बेचना है। तो उस केस में जनरल सेलिंग प्राइस मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि एक्चुअली में एक गुड्स बिकेंगे तो 90 रुपए में ना, क्योंकि मेरी किसी के साथ क्या हो चुकी है, कमिटमेंट हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कि मैं ये गुड्स आप ही को बेचूंगा और इस प्राइस पे बेचूंगा। तो उस केस में एनआरवी के लिए कौन सा प्राइस लोगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ना कि जनरल सेलिंग प्राइस, नॉट द जनरल सेलिंग प्राइस। हम उस केस में जो कॉन्ट्रैक्टेड रेट है वो लेंगे, पर वो कब लेंगे, अगर मेरी किसी के साथ कमिटमेंट हो चुकी है।
फर्म है, कमिटेड कॉन्ट्रैक्ट है ना। जितना सीखा उसी के रिस्पेक्ट से सिर्फ कुछ क्वेश्चंस करेंगे अभी हमारे कुछ मुद्दे पेंडिंग है, बट वो इसलिए क्योंकि अगर मैं सारी चीजें डिस्कस कर दूं तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हो जाता है। सो हमने अभी सिर्फ बात करी कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस बेटा, ठीक है। कॉस्ट कैसे निकलनी है वो सीखा, एनआरवी कैसे निकलनी है वो सीखा, कुछ चीजों को कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना, और फीफो वेटेड एवरेज मेथड की बात करी, ठीक है ना। और भी कुछ पॉइंट्स पेंडिंग है हमारे चैनल में, उसके बाद में आएंगे। लेट्स से क्वेश्चन 2 है, कॉस्ट ऑफ अ पार्टली फिनिश यूनिट एट द एंड ऑफ 1920 है 150 रुपए। इस यूनिट को हम फिनिश कर सकते हैं अगले साल बाय अ फर्दर एक्सपेंडिचर ऑफ 100। मतलब अभी प्रोडक्ट पूरा नहीं बना, उसकी कॉस्ट है 150 और अगले साल अभी बनाने में खर्चा 100 लगेगा। इसको बेचा जा सकता है 250 पे, पर सब्जेक्ट टू 4% ब्रोकरेज लगेगी इस पे बेचने पे। इन्वेंट्री को किस पे दिखाओगे? मतलब मुझे सिंपल सी बात है, मुझे दो चीजें चाहिए, कॉस्ट और एनआरवी, कॉस्ट और एनआरवी। अब यहां पर हमारे पास जब भी बेटा आंसर आता है, हमने हमेशा कैसे शुरू करना है ऐसे केस में, एज पर पैरा 5 ऑफ AS2 इन्वर्टेड कॉमा में स्टैंडर्ड का नाम आ जाता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। वो इन्वर्टेड कॉमा में आप नाम लिख लेंगे स्टैंडर्ड का जो नाम है। तो हमारा इस क्वेश्चन में लिखवाया था, वो हर क्वेश्चन में फिर सेम है ना चीज, वो तो बार बार आनी है। एज पर पैरा 5 ऑफ AS2 दैट इज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कॉमा इन्वेंट्री टू बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। तो प्रिंसिपल हमेशा लिखना है। आपका एग्जामिनर को पहले ही पता चल गया, देखो बच्चे को सारा प्रिंसिपल पता है और पैरा नंबर तक पूरा याद है, ठीक है ना, पैरा 5 ऑफ AS2 के हिसाब से। तो आपने स्टार्टिंग में ही दे देना, और ये हमारा 90% क्वेश्चन में ये लिखा ही जाता है, क्योंकि कॉस्ट है ना विच एवर लोअर पैरा 5 बोलता है, ठीक है ना, इसलिए याद रखना है। अब कॉस्ट कितनी है बेटा इस क्वेश्चन में हमारी 150, और एनआरवी निकालनी है मुझे। एनआरवी के लिए एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितने का बिकेगा, 250 का, माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस विच इज ब्रोकरेज। 250 का 4% मेरी ब्रोकरेज लगेगी 10 रुपए, माइनस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। ये क्यों माइनस हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं है, तो बेस सेम लेके आना ना। इसलिए हमने क्या किया, कॉस्ट तो लगी नहीं अभी, पर इतना इसको बनाने में लगेगा, कितने रुपए, 100 रुपए। तो मेरे पास इससे क्या होगा, मैं निकाल सकूंगा मेरी इन्वेंट्री की एनआरवी कितनी एक बार के लिए। तो बेस सेम लेके आने, तो कितना हो गया 140। तो हमारे लिए लोअर क्या हो गया 140। तो मैं 140 पे इन्वेंट्री को दिखाऊंगा, तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कितनी बन गई 140। ठीक है जी, आसान सा क्वेश्चन, जनरल सा क्वेश्चन था हमारे पास ये, ठीक है। देन क्वेश्चन 3 है, कंपनी के पास 5000 यूनिट है ऑफ स्टॉक ए कॉस्टिंग 50 ईच ऑन 31 मार्च 20। आउट ऑफ दिस स्टॉक 3000 यूनिट्स आर टू बी सप्लाइड अंडर अ फर्म कॉन्ट्रैक्ट एट 45 ईच। तो वैसे 5000 यूनिट पड़े जिनकी कॉस्ट 50 है, इसमें से 5000 में से 3000 यूनिट एक पार्टी को ही बेचनी है, और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कितने पे हुआ 45 पे। कहते हैं वैल्यूएशन कैसे होगी, अगर मार्केट में रेट वैसे चाहे 49 चल रहा है एक केस में और एक केस में 52 चल रहा है, तो यहां मेरा वो फर्म कॉन्ट्रैक्ट वाला पॉइंट आएगा कि 3000 यूनिट्स के लिए तो आपका एग्री हो चुका है ना, 3000 यूनिट्स के लिए आपका एग्री हो चुका है। तो पहला केस है, अगर मेरा सेलिंग प्राइस मार्केट में कितना बेटा 49, तो हम यहां पे क्या करते हैं, लेट्स से नंबर ऑफ यूनिट्स कॉस्ट एनआरवी लोअर और फिर वैल्यू। सो 3000 यूनिट्स को अलग लिखना पड़ेगा, 2000 को अलग। क्यों, क्योंकि 3000 के लिए एनआरवी फिक्स है। कॉस्ट तो बेटा है कितनी 50 पूरे 5000 यूनिट्स की। अब 3000 यूनिट्स के लिए जो एनआरवी लेनी है वो लेनी है 45,
क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फिक्स हो चुका है।